भारत के इतिहास को देखें तो कई सल्तनतें आईं, कई साम्राज्य बने, पर ज्यादातर जमीन के रास्ते से। लेकिन एक ऐसी ताकत थी जो समंदर के रास्ते आई और उसने समंदर को ही अपना हथियार बना लिया। ये थे पुर्तगाली। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं कि कैसे कुछ जहाज़ों और तोपों के दम पर उन्होंने पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। हम सब सोचते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन ये बयान ये तो कुछ और ही कहानी कहता है। हम पुर्तगाली तो उनसे भी बड़े लुटेरे थे। ये शब्द हमें सीधे सीधे चुनौती देते हैं कि इतिहास की किताबों में जो पढ़ा है क्या वो पूरी सच्चाई है। शायद असली कहानी की शुरुआत अंग्रेजों से बहुत पहले हो चुकी थी। चलिए पता लगाते हैं। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि आखिर वो भारत की एक बेताब खोज में निकले ही क्यों। फिर जानेंगे कि कैसे वो मेहमान से हमलावर बन गए, उनकी खास स्ट्रैटेजी शांत जल की नीति क्या थी, ये भी समझेंगे। इसके बाद महासागर के लिए हुई सबसे बड़ी जंग की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक परमिट का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक बेताब खोज। सोचिए, 15वीं सदी में यूरोप के लिए आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो सब कुछ दांव पर लगाकर मौत से भरे समंदर में भारत का रास्ता ढूंढने निकल पड़े। देखिए, बात 1453 से शुरू होती है। ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया। अब ये सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, ये यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के मेन गेट पर ताला लगाने जैसा था। भारत से मसाले और रेशम आने का जो हजारों साल पुराना रास्ता था, वो रातों रात बंद हो गया। और यूरोप को सबसे ज्यादा किस चीज की तलब थी? काली मिर्च की। जी, वही काली मिर्च। उस जमाने में इसे काला सोना कहते थे। क्यों? क्योंकि तब फ्रिज तो होते नहीं थे और यह मसाला ही था जो मांस को खराब होने से बचाता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि भारत से यूरोप तक पहुंचते पहुंचते अरब और वेनिस के बिचौलिए इसकी कीमत 10 गुना तक बढ़ा देते थे। मतलब मेहनत भारत करे और मलाई कोई और खाए। तो अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं रह गई थी, ये एक तरह की आर्थिक गुलामी थी जिससे यूरोप को निकलना था। बस यहीं से एक दौड़ शुरू हुई। पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश एक सीधे रास्ते के लिए पागल थे। उन्होंने जमीन छोड़ अब समंदर को ही नया जंग का मैदान बना लिया। और इसी दौड़ में एक नाम सामने आया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी, वास्को डी गामा। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, मेहमान से हमलावर तक। ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। वास्को डी गामा 1497 में लिस्बन से निकला। 4 जहाज, 170 लोग। लेकिन ये कोई समुद्री सैर नहीं थी, ये मौत का सफर था। महीनों तक सिर्फ पानी और आसमान। स्कर्वी की बीमारी से उसके नाविक एक एक करके मर रहे थे। कहते हैं कि जब वो लगभग हार मान चुके थे, तब उन्हें एक गुजराती नाविक मिला, अब्दुल मजीद, जिसने उन्हें हिंद महासागर पार करने का रास्ता दिखाया। और फिर 20 मई 1498 को वो भारत की जमीन पर कालीकट में उतरा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। भारत पहुंचना जितना मुश्किल था, वापस लौटना उससे भी ज्यादा भयानक साबित हुआ। 170 लोग जो उसके साथ निकले थे, उनमें से सिर्फ 54 ही जिंदा वापस पुर्तगाल पहुंच पाए। अब आप सोचिए, 2/3 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर भी इस मिशन को इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक क्यों कहा गया? ऐसा क्या था जो इन मौतों पर भारी पड़ गया? जवाब 1 नंबर में छिपा है, 60 गुना। जी हां, 60x। वो जो थोड़ी सी काली मिर्च वापस लेकर आया था, उसने उसे पूरे सफर की लागत का 60 गुना मुनाफा दिया। और बस इसी एक नंबर ने सब कुछ बदल दिया। पुर्तगाल का इरादा व्यापार से बदलकर लूट और कब्जे का हो गया। और इस बदले हुए इरादे का सबसे खौफनाक सबूत 1502 में मिला, जब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। इस बार वो व्यापारी बनकर नहीं, एक जल्लाद बनकर आया था। उसने मक्का से लौट रहे तीर्थ यात्रियों के एक जहाज को समंदर के बीच में रोका और उस पर सवार औरतों और बच्चों समेत करीब 400 लोगों को जिंदा जला दिया। ये एक ऐलान था कि अब समंदर पर आतंक का राज शुरू हो चुका है। इस क्रूरता के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। पुर्तगाली जानते थे कि जमीन पर वो भारतीय राजाओं से नहीं जीत सकते। उनकी असली ताकत समंदर में थी। और यहीं से जन्म हुआ उनकी मशहूर और बदनाम ब्लू वाटर पॉलिसी का। हमारा तीसरा खंड। ये पॉलिसी दी थी पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। उसका फंडा बहुत साफ था,
जमीन जीतने की भूल मत करो, समुंदर को काबू में करो। अगर हिंद महासागर पर हमारा कंट्रोल है तो भारत के सारे राजा खुद ब खुद हमारे आगे झुकेंगे। इसे ही कहा गया शांत जल की नीति। और ये तुलना देखिए, सब साफ हो जाएगा। भारतीय राजाओं के पास जमीन पर लड़ने के लिए लाखों की फौज थी, हाथी घोड़े सब थे। और पुर्तगालियों के पास बस कुछ जहाज, लेकिन उन पर लगी थीं उस जमाने की सबसे खतरनाक तोपें। तो उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया, जमीन की जगह समंदर को चुना। लेकिन सिर्फ पॉलिसी बनाने से तो समंदर पर कब्जा नहीं हो जाता, इसके लिए खून बहाना पड़ा। और अब हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, महासागर के लिए युद्ध। ये वो एक लड़ाई थी जिसने आने वाली एक सदी के लिए हिंद महासागर की किस्मत लिख दी। ये थी 1509 की दीव की लड़ाई। एक तरफ थे पुर्तगाली और दूसरी तरफ मिस्र, गुजरात के सुल्तान और अरब व्यापारियों की एक जबरदस्त मिलीजुली नेवी। पुर्तगाली गवर्नर एल्मेडा के लिए ये जंग निजी थी। उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था, और उसने जो तबाही मचाई, उसने दुश्मनों के पूरे बेड़े को समंदर में ही दफन कर दिया। इस एक जीत के बाद हिंद महासागर में पुर्तगालियों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। अल्मेडा के बाद आया वो शख्स जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है, अफोंसो डी अल्बुकर्क। वो अल्मेडा से एक कदम आगे की सोच रहा था। उसका मानना था कि सिर्फ समंदर पर राज करना काफी नहीं, समंदर पर कंट्रोल रखने के लिए जमीन पर एक मजबूत किला होना जरूरी है। और इसी सोच के साथ 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। सिकंदर के बाद यह पहली बार था जब किसी यूरोपीय ताकत ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था। और अल्बुकर्क सिर्फ जमीन पर नहीं रुका, उसने एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। उसने अपने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय औरतों से शादी करने के लिए बढ़ावा दिया। मकसद था एक ऐसी नस्ल तैयार करना जो खून से भारतीय हो लेकिन वफादारी से पुर्तगाली। उसने गोवा में सती प्रथा को भी बैन किया। हालांकि इसके पीछे सामाजिक सुधार से ज्यादा अपने सैनिकों के लिए पत्नियां ढूंढना एक बड़ी वजह बताई जाती है। तो अब तस्वीर देखिए, समंदर पर पूरा कंट्रोल, जमीन पर गोवा जैसा मजबूत बेस। अब पुर्तगालियों ने अपना आखिरी और सबसे शातिर दांव चला, और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी खंड, परमिट का साम्राज्य। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते थे कार्टास। कार्टास मतलब एक लाइसेंस, एक परमिट। नियम बहुत सीधा था। अगर आपको हिंद महासागर में अपना जहाज चलाना है, चाहे आप भारतीय हों या अरब, तो आपको हमसे यानी पुर्तगालियों से एक पास खरीदना होगा। अपने ही समंदर में चलने के लिए इजाजत लेनी होगी। अब खुद को एक भारतीय व्यापारी की जगह रखकर सोचिए। आपके पास बस दो ही ऑप्शन हैं। पहला, पुर्तगालियों के किले पर जाओ, उन्हें टैक्स दो और उनका कार्टास खरीद लो। और दूसरा, अगर आपने मना किया तो आपका जहाज लूट लिया जाएगा, उसे आग लगा दी जाएगी और आपके लोगों को मार दिया जाएगा। ये कोई मजाक नहीं था। हालत ये थी कि उस वक्त के महान मुगल बादशाह अकबर तक को अपना जहाज समंदर में भेजने से पहले पुर्तगालियों से यही कार्टास लेना पड़ता था। और यहीं पर इस सिस्टम का सबसे बड़ा मजाक छिपा है। पुर्तगाली कहते थे कि ये कार्टास आपकी समुद्री डाकुओं से सुरक्षा के लिए हैं, जबकि हकीकत तो ये थी कि उस समंदर के सबसे बड़े डाकू वो खुद थे। सदियों से जिन समंदरों पर भारतीय व्यापारियों का राज था, अब उन्हें उसी समंदर में अपनी ही नाव चलाने के लिए फिरौती देनी पड़ रही थी। लगभग 100 सालों तक पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एक छत्र राज रहा। उनका ये समुद्री साम्राज्य अजेय लगता था, लेकिन वो एक बात भूल गए थे। पैसे की खुशबू दूर तक जाती है। उनके 60 गुने मुनाफे की कहानियां यूरोप में दूसरों के कानों तक भी पहुंच रही थीं। और अब सवाल ये नहीं था कि पुर्तगाली कब तक रहेंगे, सवाल ये था कि अगला कौन आ रहा है। क्योंकि समंदर के उस पार से डच और अंग्रेजों के जहाज भारत की ओर चल चुके थे।